नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में एक ऐसे ऐतिहासिक रहस्य की गहराइयों में उतरने की कोशिश करते हैं जिसने सदियों से सबको हैरत में डाल रखा है। बात हो रही है सोमनाथ मंदिर की। एक ऐसा ढांचा जो न केवल इतिहास की सबसे भयानक उथल-पुथल के बीच सीना ताने खड़ा रहा, बल्कि अपने भीतर प्राचीन विज्ञान के कुछ ऐसे राज भी समेटे हुए है जो आज के इस एडवांस मॉडर्न युग में भी किसी अजूबे से कम नहीं लगते। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि वास्तुकला और विज्ञान का यह अद्भुत संगम आखिर हमें क्या सिखाता है। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही सामने आता है कि एक भारी भरकम पत्थर की मूर्ति हवा में कैसे तैर सकती है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में ये बात बिल्कुल साफ साफ दर्ज है कि प्राचीन सोमनाथ मंदिर का मुख्य शिवलिंग बिना किसी भी भौतिक सहारे के गर्भगृह के ठीक बीचों बीच हवा में झूलता रहता था। और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई किताबी कहानी या कल्पना नहीं है, बल्कि उन लोगों के दस्तावेजों में दर्ज है जिन्होंने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा था। उस दौर में जब हमारे पास कोई आधुनिक मशीनें नहीं थीं, गुरुत्वाकर्षण को सीधे चुनौती देने वाला ये चमत्कार आखिर कैसे मुमकिन हुआ होगा। इसी चुंबकीय रहस्य को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। आधुनिक विज्ञान की भाषा में इसे मैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। इसका मतलब है चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करके किसी भी चीज को बिना किसी सहारे के हवा में टिकाए रखना। आधुनिक शोधकर्ताओं का तो यहां तक मानना है कि उस प्राचीन काल के वास्तुकारों को चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म का इतना गहरा और अचूक ज्ञान था कि उन्होंने पूरे मंदिर की संरचना को ही एक विशाल चुंबक की तरह डिजाइन कर दिया था। और बस इसी मैग्नेटिक फील्ड के बल पर वो भारी भरकम शिवलिंग हवा में स्थिर रहता था। वाकई ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक बेहद ही एडवांस्ड इंजीनियरिंग का बेजोड़ नमूना था। अगर इतिहास के पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि जब महमूद गजनवी इस मंदिर में दाखिल हुआ तो वो सिर्फ इसकी बेहिसाब धन संपत्ति को देखकर ही नहीं चौंका था, बल्कि हवा में तैरते इस शिवलिंग ने उसे पूरी तरह से सुन्न कर दिया था। ये ढांचा अपने आप में एक ऐसा साइंटिफिक अजूबा था जिसने बाहर से आने वाले हमलावरों को भी अपनी इस जटिल तकनीक से पूरी तरह हैरत में डाल दिया था। अब बात करते हैं विनाश के 17 चक्रों की। 17, जी हाँ 17। इतिहास में किसी भी ऐतिहासिक ढांचे के लिए ये नंबर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस मंदिर को एक या दो बार नहीं, बल्कि पूरे 17 बार आक्रमणकारियों द्वारा अपना निशाना बनाया गया और बुरी तरह लूटा गया। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उस जमाने में ये स्थल कितनी अहमियत रखता था। बार बार होने वाले इन भीषण हमलों ने इस भव्य ढांचे को गहरे घाव दिए और ऐतिहासिक उथल-पुथल की एक बहुत ही खौफनाक दास्तान लिख दी। अगर हम इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो 11वीं सदी से आक्रमणों का एक लंबा और अंतहीन सिलसिला शुरू होता है। मध्ययुग आते आते ये लूटपाट के एक निरंतर चक्र में बदल गया और फिर अंततः आधुनिक युग में इसका पूरी तरह से पुनर्निर्माण किया गया। मतलब विनाश और निर्माण का ये खेल सदियों तक लगातार चलता रहा। हर बार जब इस संरचना को तोड़ा गया, इसे फिर से खड़ा कर दिया गया। यह महज ईंट पत्थर का इतिहास नहीं है, बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो हर बार राख से उठ खड़ी होने का जज्बा दिखाती है। चलिए अब रुख करते हैं कुछ अन्य प्राचीन स्थापत्य चमत्कारों की ओर। इस पूरे ऐतिहासिक दौर में दो बिल्कुल ही विपरीत विचारधाराएं आपस में टकराती हुई नजर आती हैं। एक तरफ वो हमलावर थे जिनकी मंशा सिर्फ लालच, धन प्राप्ति और तबाही मचाने से प्रेरित थी। वहीं ठीक दूसरी तरफ उन लोगों का कभी न टूटने वाला संकल्प था जिन्होंने इसे बार बार फिर से बनाया, जो एक असाधारण लचीलेपन और गहरी सांस्कृतिक आस्था से भरे हुए थे। सच कहा जाए तो इन्हीं दोनों प्रवृत्तियों के टकराव ने ही इस मंदिर का पूरा ऐतिहासिक सफर तय किया है। मंदिर के दक्षिणी हिस्से में मौजूद बाण स्तंभ एक और बहुत ही गहरा रहस्य अपने भीतर समेटे हुए है। ये स्तंभ एकदम सटीक दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाली है वो ये है कि इस पॉइंट से लेकर सीधे अंटार्कटिका तक, जी हां अंटार्कटिका तक, समुद्र के बीच जमीन का एक भी टुकड़ा मौजूद नहीं है। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि उस प्राचीन काल में बिना किसी सैटेलाइट या आधुनिक जीपीएस उपकरण के भौगोलिक ज्ञान की इतनी अचूक सटीकता कैसे हासिल की गई होगी। ये निश्चित रूप से प्राचीन भारतीय भूगोल का एक बेजोड़ प्रमाण है।
तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें, चुंबकीय क्षेत्रों पर गजब की महारत, एकदम अचूक भौगोलिक संरेखण और समुद्री लहरों के साथ साथ समय की मार को सदियों तक झेल सकने वाली मजबूत वास्तुकला, ये सभी तथ्य इस बात पर पक्की मोहर लगाते हैं कि इस ऐतिहासिक ढांचे का निर्माण करने वाले लोग महज साधारण कारीगर बिल्कुल नहीं थे। वो अपने समय के बेहद उत्कृष्ट इंजीनियर और वैज्ञानिक थे, जिनकी दूरदर्शिता आज के दौर में भी प्रासंगिक है। और अब इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर आते हैं, पत्थरों से परे की आस्था। स्रोतो दस्तावेजों में एक बहुत ही दमदार बात निकल कर आती है, पत्थर तोड़े जा सकते हैं लेकिन एक राष्ट्र की सांस्कृतिक चेतना नहीं। और शायद बिल्कुल इसी मूल भावना की वजह से सोमनाथ को अमर प्रहरी यानी इटर्नल गार्डियन कहा जाता है। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि एक भौतिक इमारत को बार बार खड़ा कर दिया गया, बल्कि इसलिए क्योंकि हर बार इसके नष्ट होने पर इसके पुनर्निर्माण की सामूहिक इच्छा शक्ति पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरी। एक भौतिक संरचना देखते ही देखते एक अदृश्य पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गई। तो इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। इतने सारे भयानक विनाशों को झेलने के बाद भी इस ढांचे के बार बार खड़े होने के पीछे क्या सच में सिर्फ प्राचीन विज्ञान और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग का ही चमत्कार था, या फिर कोई ऐसी अदम्य शक्ति है जिसे हम शायद आज भी पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो निश्चित रूप से एक गहरी सोच में डाल देता है और आगे और जानने की उत्सुकता पैदा करता है। इस स्रोत सामग्री पर आधारित विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।